Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America. कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अब हम अपना सेकंड सेगमेंट शुरू करते हैं जिसमें हमने दावत दी है असद नासिर साहब को। असद नासिर साहब जो हैं वो कनाडा में रहते हैं, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि कनाडा की इमिग्रेशन हासिल करने का क्या प्रोसेस है और कितनी तालीम लाजमी होनी चाहिए और पाकिस्तानियों को कनाडा में इमिग्रेशन से क्या सहूलतें मैसर हो सकती हैं। तो असद साहब आप बताइए। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो बिल्कुल कनाडा, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि कनाडा जो है, जो दुनिया की टॉप इमिग्रेंट अट्रैक्टिव कंट्रीज है, उनमें सबसे ज्यादा जो है इस वक्त इजीली जिस मुल्क में आप इमिग्रेशन ले सकते हैं इस वक्त, आई वुड बिलीव कि वो कनाडा है। उसका रीजन ये है कि उनका प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। आपको मैं अगर एवरेज बताऊं तो 6 महीने में यू कैन इजीली एक्चुअली गेट एन इमिग्रेशन टू कनाडा। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, 2 महीने 10 दिन टोटल मुझे लगे थे अपनी एप्लीकेशन फाइल करने के बाद और वीजा अप्रूव होने के बाद के दौरान। सो अबाउट 70 days ओनली। नॉट ओनली दैट, इसका एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी अगर आप बात की जाए तो कोई खास फीसेस या इतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है कि आप खुद से वो प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर पीपल जो कि दूसरे पासपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी। अच्छा, मिनिमम एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो देखें, कनाडा ने अपना एक एक्सप्रेस एंट्री के नाम से प्रोसेस या पोर्टल स्टार्ट किया था, जिससे इमिग्रेशन को उन्होंने फास्ट ट्रैक किया। जब ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त तो आपके पास खाली बैचलर्स की डिग्री, 3 साल का एक्सपीरियंस और इसी तरह आपका आइल्स का स्कोर अगर अच्छा हो तो आप इजीली एलिजिबल हो जाते थे फॉर एक्सप्रेस एंट्री। मैं ये बात कर रहा हूँ अर्ली 2016-17 की। लेकिन क्योंकि पोस्ट ट्रम्प एरा इन जो है इन यूएस, काफी इंडियंस और जो लोग यूएस में H1 वीजा पे थे और उनके वीजाज अप्रूवल में मुश्किल हुई तो लोग कनाडा की तरफ आना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से जो है काफी मुश्किलें लोगों को हुई और स्कोर्स ऊपर ड्राइव होना स्टार्ट हो गए। तो मैं अगर करंट सिनेरियो की बात करूं तो आपको एटलीस्ट बैचलर्स के बाद या तो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर मास्टर्स डिग्री हो तो आपके एजुकेशन के पॉइंट्स अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास आइल्स का स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपकी लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग वो क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं इंग्लिश या फ्रेंच में, क्योंकि वो डोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। और अगर आपके जो है कोई रिलेटिव्स इन कनाडा हो, स्पेशली आपके सिबलिंग, तो आपको उसके एडवांटेजेस हैं, स्पेशल पॉइंट्स हैं उसके। तो इसका बहुत सिंप्लीफाइड क्या कहते हैं उनका प्रोसेस है, एंड ऑब्वियसली बहुत फास्ट ट्रैक है। तो इसलिए बहुत इजीली आप देखते हैं कि इन्होंने जो अपने टारगेट्स सेट किए हुए इमिग्रेशन के, वो बहुत इजीली अचीव कर पा रहे हो। बिल्कुल। अच्छा असद साहब, ये बताइए कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, क्योंकि हम वहीं के रहने वाले हैं, तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं जो लोगों को इमिग्रेशन के लिए उनसे पैसे चार्जेस करती हैं और काफी लोगों को धोखाधड़ी भी दे के चली जाती हैं। मतलब उनसे पैसे एक दफा लेती हैं फिर दोबारा लेती हैं। तो काफी ऐसे इमिग्रेशन कंसल्टिंग कंपनीज हैं जो लोगों को सही रास्ता नहीं दिखाती हैं। आप इमिग्रेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें कि अगर किसी को खुद से इमिग्रेशन अप्लाई करना हो या कनाडा में जॉब ढूंढनी हो तो क्या वो खुद अप्लाई किसी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं या कोई फॉर्म भर के या एम्बेसी में, या उनको इन कंसल्टिंग कंपनी के साथ ही जाना पड़ेगा? देखिए, मैं दोनों चीजों को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, कंसल्टेंट्स जरूरी नहीं है कि बुरे हैं, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ स्कैमर्स, लेकिन मसला ये है कि हमारे लोग अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं करते। मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि वो मेक श्योर करें कि जिस कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफ कनाडा वेबसाइट देती है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि वो कंसल्टेंट क्रेडिबल है और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से एसोसिएटेड है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप जो है, अगर एक बंदा अपनी रिसर्च करना जानता है तो उसके लिए सबसे आसान प्रोसेस ये है कि वो खुद अप्लाई कर सकता है अपनी बेसिस पे। उसको सिर्फ आईआरसीसी या सीआईसी की वेबसाइट पे जाए, एक्सप्रेस एंट्री के प्रोसेस या परमानेंट रेजिडेंसी के प्रोसेस के नीचे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद पूरी डिटेल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी भी बताते हैं, फिर आपको प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आप पूल में एंटर हो सकते हैं। ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू बीइंग एलिजिबल, क्योंकि आप एलिजिबल तो हो जाते हैं और पूल में एंटर हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ आपका गोल एलिजिबल होना नहीं है, आपका गोल है कि आपके पॉइंट्स इतने हो कि आपको पूल में से सेलेक्ट भी किया जाए और इनविटेशन टू अप्लाई भी आए।
तो आपके लिए फिर उसके लिए बेसिक प्रोसेस है। अगर आपका जैसे मैंने बताया 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस के मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आपको एजुकेशन के मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आपकी एज 30 से कम है तो आपको एज के मैक्सिमम पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये कुछ चीजें जो लोग अगर अपनी स्कोर कैलकुलेशन करें या फिर वो सिर्फ गूगल पे ये लिख दें कि CRS कैलकुलेटर, तो उनको पहला टॉप लिंक जो मिलता है वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ही वेबसाइट है, जिसपे वो सिर्फ अपने कुछ क्वेश्चंस हैं उनको जो है ऑप्शंस को चूज करें तो अपना स्कोर एक तरह से उनको पता चल जाता है कि वो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही कि वेयर डू दिस स्टैंड। तो आई वुड सही है। सजेस्ट कि आप कंसल्टेंट के पास जाएं या ना जाएं, पहले आप अपनी एक ड्यू डिलिजेंस करें, खुद गूगल करके इतना रिसर्च जरूर कीजिए। सही है। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो लेकिन उसके पास पैसा ज्यादा हो, जैसा कि हमने देखा है कि पाकिस्तानी हमारे जो इस कंट्री पुअर कंट्री ऑफ द रिचेस्ट पीपल, तो वो जो अमीर लोग हैं जो पैसे जमा करके अगर वो अप्लाई करना चाहें एज अ बिजनेस इमिग्रेशन, तो उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है या उनके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया देखिए उनके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया, जो मैंने पहले बात की वो इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। है? इसके अलावा देर आर ऑब्वियसली अदर प्रोग्राम्स जैसे कि बिजनेस कैटेगरी भी है। और क्योंकि क्या कहते हैं कनाडा में एग्रीकल्चर लैंड भी बहुत ज्यादा है तो फार्मिंग से रिलेटेड भी कुछ प्रोग्राम्स हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसमें आपका फिर एक्सपर्टीज होना जरूरी है या आपका बिजनेस एक्सपीरियंस होना जरूरी है, क्योंकि आप उसमें बिजनेस वीजा की कैटेगरी में जब अप्लाई करते हैं यू डोंट डायरेक्टली कम हियर ऑन अ PR, यू बेसिकली कम ऑन अ वर्क परमिट। फिर आप अपना 1 या 2 साल जो उस वर्क परमिट पे आप अपना बिजनेस चलाते हैं, आप उसके रिटर्न फाइल करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ऑब्वियसली मेक श्योर करती है कि आपका बिजनेस सही से चल रहा है, आप उसके लॉस में तो नहीं जा रहे हैं, आप टैक्सेस फाइल कर रहे हैं। उसकी बेसिस पे फिर देन आफ्टर 1 or 2 years दे ऑफर यू अ चांस टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट, और ऑब्वियसली फिर उनका पाथवे ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है टू व्हाट इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स वुड फॉलो। चले, बहुत बहुत उम्दा आपने जवाब दिया। नोमान, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि आप पेंडेमिक के दौरान आप कनाडा आ गए थे, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए हमारे अपने सोल ब्रदर के प्लेटफॉर्म के लोगों को और हमारे पाकिस्तानी लोगों को भी, कि आपने जो इमिग्रेशन का प्रोसेस हुआ आपके लिए, वो आपने क्या खुद अप्लाई किया या किसी कंपनी के थ्रू गए, और आपकी जो लाइफ में चेंज आया इमिग्रेशन के बाद वो क्या आया, और लोगों को आप क्या कहेंगे कि कनाडा की इमिग्रेशन लेनी चाहिए, या आप जैसा टैलेंटेड अगर यहाँ आ गया तो पाकिस्तान में क्या होगा टैलेंट का? नहीं देखिए, पाकिस्तान तो हमारे दिल में ही है और हमेशा रहेगा, बिकॉज पाकिस्तान कम्स फर्स्ट ऑल द टाइम। ऑब्वियसली हमारी मेरी एज अ पर्सन मेरा हमेशा जो गोल रहता है वो होता है मेंटल वेलबींग का, कि हमारा ज़हनी सुकून हमें कहाँ मिलता है। और वो ज़हनी सुकून जो है वो हमें वेरियस चीजों से मिल सकता है। वो इमोशनल सपोर्ट है, रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, हेल्थ केयर है, चाइल्ड केयर एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली हमें जब लगता है कि देयर इज अ नीड और वो हमें नीड नहीं मिल पा रही है बेस्ड ऑन आवर स्किल्स, बेस्ड ऑन आवर एक्सपेक्टेशंस, तो ऑब्वियसली हम दूसरे एवेन्यूज देखते हैं। जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, मेरी फैमिली हम लोग लास्ट ईयर अगस्त में इमिग्रेट हुए थे। और जिस तरह असद ने कहा, 2 एवेन्यूज हैं, या तो हम काउंसलेशन की तरफ जाएं या हम खुद से करें। बट आई थिंक काउंसलेशन इज नेसेसरी, इट गिव्स यू अ डायरेक्शन। बट मेरी कोशिश ये थी कि मैंने सोचा कि यार मैं खुद इस चीज के बारे में समझूं, सीखूं। तो मैंने खुद फोरम्स पे जाके, IRCC पे या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो डायरेक्टर्स हैं, इट इज फ्रैंकली नॉट रॉकेट साइंस, बट ऑब्वियसली आपको अपडेटेड रहना चाहिए कि आपके पास एक्सप्रेस एंट्री में क्या ऑप्शंस हैं, प्रोविंशियल नॉमिनेशंस पे क्या है। और जिस तरह असद ने कहा कि यार 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक योर क्वालिफिकेशन और दूसरी आपकी इंग्लिश या फ्रेंच प्रोफिशिएंसी। अगर ये 2 आप लोग कर सकते हैं along with your experience of 3 years, तो it is not a problem। मेरे प्रोसेस में टोटल तकरीबन 8 to 9 months लगे थे, और since my invitation to apply till my COPR। तो मैं पेंडेमिक के दौरान जब आया था तो मैंने कोशिश ये की थी कि हमारे जो सोल ब्रदर्स की ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल फोरम है, हमारा एक कनाडा का चैप्टर है जिसमें माशाल्लाह बड़े आप इन्फ्लुएंशियल और बड़े अप्रोचेबल मेंबर्स हैं और डाउन टू अर्थ मेंबर्स हैं। असद भी उसका हिस्सा है। तो मैंने उनको अप्रोच किया कि यार मैं लैंड होने लगा हूँ और मुझे गाइडेंस की जरूरत है। मैंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि मुझे जॉब चाहिए या मुझे घर चाहिए। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है ना, वो सब लोग अप्रोच होना शुरू हो गए। किसी ने मुझे ऑफर की कि यार आप मेरे साथ पार्ट टाइम काम कर लो, किसी ने कहा कि मैं आपको एक रियल्टर का नंबर दे रहा हूँ, किसी ने कहा मैं आपको ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का नंबर दे रहा हूँ।
So this is where the idea of crowdsourcing came in. और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी इस ट्रांजिशन में तकरीबन 7 महीने हो गए और अल्लाह के फजल करम से मेरे पास रहने की जगह है और मेरे पास लाइसेंस आ गया है, मेरे पास जॉब है, मतलब अल्लाह का हर चीज दी हुई है। और खुशी इस बात की होती है कि यार हमने कोशिश तो करते हैं बट ये कोशिश हम खुद सोलली नहीं कर सकते, दिस इज विद द सपोर्ट ऑफ आवर फेलो मेंबर्स। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये पेंडेमिक ने हम सबको जो है वो बुरी तरह मुतासिर किया है, लेकिन आई थिंक इसमें समझने की बात ये है कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर और मैं इनकरेज करूंगा जो लोग डिसहार्टन हो जाते हैं। बल्कि कल ही मेरी एक फेलो ग्रुप मेंबर से बात हुई थी जो दुबई से आए थे। उन्होंने पहले से अपनी वर्किंग शुरू कर ली, प्रोएक्टिवली लोग इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह असद ने कहा ड्यू डिलिजेंस जरूरी है, तो अगर आप ड्यू डिलिजेंट रहेंगे, अगर आप इफ यू आर ऑन टॉप ऑफ योर गेम, अगर आप प्रोएक्टिवली रिक्रूटर से बात करेंगे, अपने लोगों के साथ आपने इंटरैक्ट करना है, नेटवर्क करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, फिर ही जाके आपको जो है वो सक्सेस अचीव होगी। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी सवाल है असद साहब आपसे। हमने देखा है कि कनाडा में और अमेरिका दोनों में सिर्फ आईटी के लोग या डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि नर्सिंग से ताल्लुक रखने वाले लोग, इवन कोई फार्मर्स हो गए, सफाई करने वाले लोग हो गए और दूसरे हजारों ऐसे प्रोफेशंस हैं, उसके सारे लोग जो हैं आते हैं अपने मुल्कों से अमेरिका में काम करने के लिए। कनाडा में और अमेरिका में हमने देखा है कि पाकिस्तान से सिर्फ या तो आईटी के लोग होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं या जो बेचारे विजिट वीजा पे आते हैं और फिर वो इमिग्रेशन लेते हैं या ग्रीन कार्ड लेते हैं। तो कौन कौन से प्रोफेशन जो हैं पाकिस्तानियों के लिए कनाडा में अवेलेबल हैं, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा कि मैंने रिसेंटली जो इन्फ्लो देखा है, मैंने आपको बताया कि कनाडा की जो प्लान है वो ये नहीं है कि वो सिर्फ डॉक्टर्स को या आईटी बैकग्राउंड के लोगों को बुलाएंगे। उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन इन डिमांड की कैटेगरीज रखी हुई है स्पेसिफिक प्रोविंसेस में। जैसे ही उन्हें किसी भी ऑक्यूपेशन में कोई भी बंदा की जरूरत होती है तो वो उस ऑक्यूपेशन एनओसी को उस प्रोविंस के लिए जो है ना ओपन कर देते हैं। तो नॉट ओनली डॉक्टर्स या फिर आईटी प्रोफेशनल्स, आपको फाइनेंस बैकग्राउंड के लोग नजर आएंगे, मार्केटिंग बैकग्राउंड के लोग नजर आएंगे, इंजीनियर्स नजर आएंगे। तो ये हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे हमारे मुल्क में होता है कि मैं अपनी एग्जांपल लूंगा कि अगर एक डेंटिस्ट, मैं डेंटिस्ट हूँ पाकिस्तान से, तो क्योंकि एक डेंटिस्ट अगर अपने क्लिनिक में है तो वो एज एन असिस्टेंट भी खुद ही काम कर रहा होता है, अपने रिकॉर्ड्स भी खुद मेंटेन कर रहा होता है, रिसेप्शन भी खुद देख रहा होता है, अकेला पूरा क्लिनिक चल रहा होता है। जबकि कनाडा या अमेरिका जैसे मुल्क में इन्होंने हर प्रोफेशन को रेगुलराइज कर दिया है। तो अब उसकी वजह से एक एक डेंटल क्लिनिक में ही आप 5-5 जॉब देखेंगे, जिसमें डेंटल रिसेप्शनिस्ट भी है, एक रिकॉर्ड कीपिंग भी है, असिस्टेंट भी है, फिर हाइजीनिस्ट भी और फिर एक अलग से डेंटिस्ट। और अगर वो स्पेशलाइज हो गया तो कनाडा की गवर्नमेंट उसे लिमिट करती है कि अगर आपने स्पेशलाइजेशन कर ली है तो आप उस स्पेशलिस्ट के तौर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जनरल डेंटिस्ट के तौर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन वो उसको तो मैं भी मानता हूँ कि ये सारे अलग प्रोफेशन है, लेकिन आपने कितने प्लम्बर्स या इलेक्ट्रिशियन या ये जो आप बता रहे हैं असिस्टेंट पाकिस्तान से आते हुए देखे हैं? मेरे ख्याल से तो आपने एक भी नहीं देखा होगा कनाडा में, या ऐसा है आपकी नजर से देखिए, कुछ लोग घुस ऐसा नहीं है बिल्कुल। वर्क परमिट पे जो है आपको हेयर, जैसे हेयर कटिंग के लिए बार्बर्स की जरूरत है या मीट कटिंग में प्रोफेशन में जॉब जरूर अवेलेबल है, उसमें लोग आते हैं। बस बात यह है कि हमारे यहाँ लोग बहुत कम है जो इमिग्रेशन या सेकंड पासपोर्ट की तरफ जाना का सोचते हैं, जो कि मैं अब नोमान से बात भी कर रहा हूँ कि हम इसको ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके पीछे वर्किंग नहीं करते या वो बहुत अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और अपने आप को जो है ना आगे बढ़ाने के लिए नहीं जाना चाहते। इसके कंपैरिजन में आपको इंडिया से बहुत लोग नजर आएंगे जो कि वर्क परमिट पे, स्टूडेंट वीजास पे इधर आके और जॉब से स्टार्ट करेंगे, फिर एनओसी बी यानी प्लम्बिंग जॉब, कारपेंट्री जॉब्स को पिक करते हैं और फिर इसमें लाइसेंस लेके अपनी पीआर करते हैं। तो ऑब्वियसली ये थोड़ी एजुकेशन और अवेयरनेस की भी जरूरत है। जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है सोल ब्रदर्स का, नुमान ने बताया, हम इसको इंशाल्लाह यूज करेंगे टू ड्राइव कि जो इमिग्रेशन या कमिंग टू कनाडा एंड अटेनिंग अ सेकंड पासपोर्ट, नॉट ओनली कनाडा बल्कि किसी और दुनिया के मुल्क में भी, क्योंकि इवेंचुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब आपका प्रोग्राम में आने का। नोमान साहब, फाइनल कम्युनिटी मैसेज जो आपके हो, एंडिंग मैसेज क्या देंगे हमारे पाकिस्तानी कौम को? देखिए, बिल्कुल मैं ग्रुप के तवज्जुह से या उसका मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूंगा कि 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने सीखी हैं और समझी हैं।
मेरी तो कोई उम्र नहीं है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, लेकिन बेस्ड ऑन हाउ आई सी कि हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम में एनर्जी, बैलेंस और ब्रदरहुड बड़ी ज़रूरी है, और इसको अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा अपने एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ वर्क और माइंड में रहें, और अपने आप को सराउंड करें ऐसे लोगों में जो क्रिटिक भी हों और आपको गाइडेंस भी दें और काउंसलेशन भी दें। और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। आप ड्यू डिलिजेंस के साथ आप आगे चलें तो आप कामयाबी आपको मिलेगी। ऑब्वियसली गौर और फ़िक्र बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है तो इसका मतलब आप चीज़ नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और ऑब्वियसली इन द एंड कि आपने जब सारी मेहनत कर ली है तो सब्र, तहम्मुल और पेशेंस ये बड़ा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, जो आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग लूज़ कर जा रहे हैं। तो ये इन चीज़ों को हमने हमेशा वैल्यू देनी है। सही, बहुत 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 शुक्रिया असद साहब और नोमान साहब हमारे प्रोग्राम में आने का। नाजरीन, आपने हमारे प्रोग्राम में सोल ब्रदर्स और कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से अहम मालूमात हासिल की। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America. Capital TV Washington.